जय श्री महाकाल। पिछले भाग में आपने सुना था कि तांत्रिक राघा और नाथा प्रतापगढ़ के जंगलों में अपनी किसी रहस्यमयी खोज के लिए प्रस्थान कर चुके थे। काल रात्रि थी। बहुत ही घनघोर अंधेरा था। केवल हल्का सा चांद वहां चमक रहा था। उस जंगल में जाने का मतलब था नर पिशाचों के बीच अपना सर गंवा देना। प्रचलित बातें यही थी कि उस जंगल में नर पिशाचों का झुंड मध्य रात्रि को 12 बजे रक्त पीने के लिए उपस्थित होता था। उस काल रात्रि में, उस अर्धरात्रि के अंदर ऐसा ही एक भयानक सीन आपको आगे देखने को मिलने वाला है। उस रास्ते पे जहाँ राघा और नाथा विचरण कर रहे थे, जा रहे थे, उनके पीछे दो औरतें भी धीरे धीरे दबे पांव चलती जा रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक ये था कि उस रात्रि में कुछ बड़ा होने वाला था। अब ये क्या होने वाला था, ये तो आगे की कहानी में पता चलेगा। लेकिन इतना तय था कि क्रोध और आवेश के अंदर रहने वाला नाथा इस वक्त शांत था। उसका गुरु राघा भी इस वक्त बहुत ही शांत मुद्रा में चुपचाप चला जा रहा था। तो क्या ये तंत्र की किसी और उपलब्धि की ओर आगे बढ़ रहे थे, या फिर राघा और नाथा किसी नृशंस कार्य या कृत्य को अंजाम देने वाले थे? बहरहाल उन दोनों के पास एक बैग टंगा हुआ था। उन दोनों के हाथों में कपाल भी थे। उन दोनों के पास एक एक कमंडल भी थे। माला और वस्त्र उन्होंने अपनी बैग में रखे हुए थे। राघा और नाथा जब यहाँ से विचरण कर रहे थे तो उनके तन पे एक रेशमी धागे के रूप में भी कोई वस्त्र उनके तन पर नहीं था। ऐसे में ये सवाल और बड़ा हो रहा था कि क्या राघा और नाथा, जो अपने आप में अघोर साधना के लिए बहुत जाने पहचाने चेहरे थे, जो मायावी बंगाली विद्याओं के गंभीर जानकार थे, क्या आज कुछ और गंभीर अंजाम देने की ओर फिराक में थे? राघा और नाथा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उस जंगल में कुछ चीखें भी उन्हें सुनाई दे रही थी। वो चीखें ये कह रही थी कि इस जंगल में, जो कि प्रचलित बात ये थी आम जन के दिमाग में, कि यहाँ पे रात को 8 किलोमीटर के दायरे में आम इंसान का जाना मतलब उसका जिंदा वापस नहीं आना। उस जंगल में 8 किलोमीटर के दायरे में कई बार लोग गायब हो जाते थे, और ऐसे गायब होते थे कि उनका कोई अता पता नामो निशान नहीं मिलता था। यही एक खौफनाक था कि वहाँ पे पुलिस भी नहीं जाती थी। किंवदंती ये थी कि उस जंगल में जाने के बाद कुछ रहस्यमय शक्तियाँ इंसान का खून पी जाती हैं। तो क्या सच में कोई ऐसी शक्तियाँ थी, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा हटा ही लेते हैं। राघा और नाथा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वो चीखों भरा स्वर और ज़्यादा तेज होता जा रहा था। यह चीखें किसकी थी, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़े से घास के बने हुए दरवाजे के पास राघा और नाथा ठिठक कर रुक गए, क्योंकि बहुत सारी चीखें वहीं से आ रही थी। अक्सर जंगल में अंधेरा छाया रहता था, लेकिन ये तो बहुत ही भयानक रात्रि थी। चांद हल्का हल्का चमक रहा था, लेकिन इसी चांद की हल्की सी चमक के बीच उड़ते हुए चमगादड़, उल्लू की आवाज़ें, भेड़ियों और सियारों का रोना, कुत्तों के सहमने की आवाज़ें और बहुत सारी चीखें और चिल्लाहट की आवाज़ें आम इंसान तो क्या, तंत्र के कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी डराने के लिए पर्याप्त वातावरण देता है। लेकिन कहा जाता है कि जब तंत्र में आप उतरते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर निडरता ही होनी जरूरी होती है, क्योंकि अक्सर शक्तियां आपकी परीक्षा उसी माध्यम से लेती हैं जो आपकी कमजोरी होती है। अब जैसे कि अगर आपको डर लगता है तो शक्तियां आपको डराएंगी। अगर आप लालची हैं तो शक्तियां आपको लालच देंगी। अगर आप कामुक व्यक्ति हैं तो शक्तियां किसी ऐसी कामुक स्त्री का रूप धारण कर लेंगी। और अगर आप क्रोधी व्यक्ति हैं तो ये किन प्रकार आपको क्रोध दिलवाने की कोशिश करेंगी। यही तो होता है शक्तियों की असली परीक्षा में। तो राघा और नाथा तो क्रोधी स्वभाव के भी थे, कामुक प्रवृत्ति के भी थे और लालची भी थे, लेकिन तंत्र के बहुत ही पारंगत व्यक्तित्व थे। तो क्या अब ऐसा होने वाला था कि राघा और नाथा स्वयं बलि चढ़ जाएंगे? नहीं, संभावना तो बहुत कम थी,
लेकिन कहा जाता है कि भविष्य के गर्भ में झांक कर देखना इतना भी आसान नहीं होता है। जब वो घास के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय उनके ऊपर लगभग 2 से 3 लीटर कोई लिक्विड पदार्थ आकर के गिरा। आसमान की तरफ देखने पर ऊपर केवल एक ऊंचा ताड़ का पेड़ था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसी निशा, ऐसी रात्रि के अंदर, जो घनघोर रात्रि थी, उसमें ताड़ के पेड़ पर कौन चढ़ कर उनके ऊपर कोई पानी डालेगा। लेकिन जल्दी ही ये पानी का जो वहम था वो राघा के मन से निकल गया, क्योंकि हल्की ही सही लेकिन चांदनी रात ने राघा को एक रंग तो दिखा ही दिया था कि यहाँ पे कुछ बड़ा घटित हुआ है। क्योंकि जैसे ही वो लिक्विड उनके ऊपर गिरा था, वो तरल पदार्थ राघा पे गिरा था, राघा ने उसको हाथ में छू करके ऐसे देखा तो कांधे से उनको रक्त निसरता हुआ दिखाई दिया। जब ये रिसता हुआ रक्त दिखा तो जो कठोर हृदय के राघा थे, उनके मुंह से भी चीख निकलते निकलते रह गई। राघा और नाथा के हलक से चीख निकलते निकलते रह ही गई थी, लेकिन फिर से उनकी चीख निकलने का क्षण आगे और आ रहा था, क्योंकि अचानक से दरवाजा दोनों तरफ हट गया और जैसे फटी की फटी आंखों से राघा और नाथा इसको पहली बार विस्मित नेत्रों से देख रहे थे। क्योंकि राघा और नाथा ने इस जगह की ये कल्पना नहीं करी थी। वैसे तो अक्सर वो 2-3 किलोमीटर के दायरे में घूमा करते थे कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए, लेकिन इससे आगे उनका भी कभी मन नहीं हुआ जाने का। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि आज जरूरत है तंत्र को समझने के लिए, उनके मन में कई बार ऐसा आता था कि आखिर चीखें कहाँ से आती हैं, आखिर हड्डियाँ कहाँ से मिलती हैं, वो जो स्केल्टन, वो जो मानव के कंकाल मिलते हैं बाहर शहर की तरफ और जंगल के बीच, वो कहाँ से आते हैं। दरअसल एक झरना बह करके, एक नदी बह करके उस जंगल से प्रतापगढ़ के क्षेत्र की तरफ आती थी। तो उस प्रतापगढ़ के क्षेत्र में शहर की तरफ प्रवेश करने वाले उस नदी के अंदर कई बार कंकाल बहकर आते थे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट का भी यही कहना था कि ये कोई कृत्रिम नरकंकाल नहीं हैं, बल्कि मानव के ही ओरिजिनल नरकंकाल हैं। ऐसे में फोरेंसिक साइंस भी कई बार इस चीज़ की जांच कर चुका था, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या वाकई में किसी गायब हुए व्यक्ति के हैं या नहीं। क्योंकि जो लोग गायब हुए थे उनकी किसी की भी डीएनए रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में वहाँ पे इस चीज़ का पटाक्षेप करने की कोशिश क्या राघा और नाथा के लिए खतरनाक साबित नहीं होगी। नाथा अपने साथ में एक खंडा भी रखे हुए था। वो खंडा जो माँ काली की पूजा के समय वो अपनी जीवा दान करने के लिए इस्तेमाल करता था। अचानक से गंभीर गर्जना हुई और वो पूरा रास्ता झंझनघोर हो चुका था। अचानक से हुई इस गंभीर दहाड़ ने राघा और नाथा के रोम रोम खड़े कर दिए। जैसे ही दरवाजे के पाट दोनों तरफ खिसके, वहां अंदर एक गुफा जैसा दिखा। राघा और नाथा डरते डरते उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। पाट के साइड हटते ही जैसे ये गेट खुला, राघा और नाथा डरते डरते अंदर कदम रख गए। लेकिन जैसे ही वो 4-5 कदम चले होंगे, अचानक से पाट फिर से बंद हो गया। वो जो आवाज़ें आ रही थी अचानक से बंद हो गई। लेकिन सामने का दृश्य देख करके राघा और नाथा की आंखों से खून उतर आया और हल्क से सांस जो है रुकने लगी थी, क्योंकि सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 150 के आसपास छोटे कद के मानव खड़े थे और बिना किसी शरीर पे चमड़ी के, केवल कंकाल जैसे दिखने वाले, केवल कंकाल जैसे चेहरे वाले ये जो मानव थे, वो चीख चीख करके उन्हें वापस चले जाने का संकेत दे रहे थे। हालांकि उसकी भाषा इतनी उन्नत किस्म की थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे से एक अजीब प्रकार की तेज लाइट निकल रही थी और जैसे ही वो तेज किरणें निकल करके दीवार पे गिरी तो उस व्यक्ति ने तुरंत ही उसको स्कैन करना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ से जो भी उनकी नज़रें जहाँ जहाँ टकराई, वहाँ से उनकी नज़रों के सामने एक रहस्यमय मंजर कैद होना शुरू हो गया। सामने जैसे ही राघा के ऊपर उस मानव की तस्वीर अंकित हुई,
राघा के चेहरे को स्कैन कर लिया गया। राघा का चेहरा स्कैन होते ही राघा की पिछली जिंदगी अब उस दीवार के ऊपर नीली रोशनी में स्पष्टतः दिखाई दे रही थी। किसी चलचित्र की तरह, ऐसे जैसे किसी उपग्रह से उसकी पूरे जीवन के वृतांत को उतारा गया हो, ऐसे ही राघा के सामने दीवार पे पूरी छाया चित्र अंकित हो रहा था। रह रहकर राघा के पूरे जीवन में कब कब साधनाएं की, कब कैसे क्या किया, सब कुछ वहां दीवार पे चल रहा था। बस थोड़ी भाषा अटपटी थी, चिन्ह जो उसमें आ रहे थे वो थोड़े अटपटे थे। ये राघा को भी अजीब लग रहा था। नाथा थोड़ा सा अपने मन से अलग प्रकार का था। नाथा को लगा कि अगर इस जगह से पार पाना है तो हमें जूझना तो होगा। नाथा ने उन्हें चेतावनी देते हुए खंडा निकालकर राघा की तरफ बढ़ाया और कहा कि चलिए, आज तो दो दो हाथ करने का अवसर है। लेकिन अगले ही पल उन दोनों के पांव तले जमीन इसलिए खिसक गई क्योंकि एक शिला के ऊपर हूबहू उनके जैसे, उन्हीं के जैसे चेहरे वाले दो लोग वहां पे लेटे हुए थे। अर्धचेतन अवस्था में कराह रहे वो लोग वहां पे लेटे हुए थे और वहां एक शल्य चिकित्सक की तरह दिखने वाले नरकंकाल के द्वारा वहां कुछ शल्य चिकित्सा उनमें की जा रही थी। अब सवाल ये था, राघा और नाथा ने तंत्र की दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक शक्तियों का सामना तो किया था, लेकिन कभी इस तरह के टेक्निकल पावर्स का सामना नहीं किया था। तो राघा और नाथा जिन्हें नरपिशाच समझ रहे थे, तो क्या वो कोई महामानव हैं? क्या इस संसार के अलावा भी कोई ऐसा लोक वर्चस्व में है जहाँ के ये लोक हैं? राघा के पास एक रहस्यमयी और तिलिस्मी जिन्न भी था। राघा ने तुरंत उस वक्त उस अपने जिन्न दोस्त को पुकारा। जैसे ही दो चार बार उसने अपना मंत्र पढ़ा होगा कि उसके मंत्र की ध्वनियां उस दीवारों के ऊपर भी अंकित होनी शुरू हो गई। राघा ये सोच करके हैरान था कि जो वह मन में सोच रहा है वो वहां अंकित कैसे हो रहा है, दीवारों पे कैसे चल रहा है। दूसरी तरफ लाउड स्पीकर की तरह दिखने वाले एक वाद्य यंत्र के ऊपर भी वही वही ध्वनि जो वो मन में सोच रहा था वो वहां कैसे चल रही है। लेकिन अगले ही पल वहां पे जिन्न भी उपस्थित हो ही गया। जैसे ही राघा और नाथा ने अपनी दिव्य शक्तियों को प्रयोग करना शुरू किया, एक दिव्य किरण उनके सामने आ खड़ी हुई। दरअसल वो लोग एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए भी कोशिश में थे। जैसे ही वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनको दिखाई दी, उन लोगों की तकनीक इतनी उन्नत थी कि वो लोग उसी भाषा में उसे ही ट्रांसलेट करके बातें करने लग गए। अब जब वो बातें होना शुरू हुई तो राघा और नाथा को पता चला कि ये किसी परग्रही जीव हैं जो इस ग्रह के नहीं हैं। ये किसी भी तरह के ना तो मानव हैं ना आदि मानव हैं। हाँ, भूतकाल में ये भी मानव स्वरूप थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो भविष्य की ये मानव आगे वक्त के साथ बढ़ते गए, वैसे वैसे ही इन लोगों की हाइट कम होती चली गई। ये भारत के या विश्व के परिदृश्य के अंदर भी देखें तो आपको समझ आ रहा होगा। आज भी हमारे यहाँ जो नॉर्मल हाइट है 5.5-6 फीट के आसपास हाइट मानी जाती है, लेकिन मानव का कद क्या 2-2.5 फीट का हो सकता है, ये आपको जरूर सोचने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो सामने था वो राघा और नाथा के लिए किसी काल्पनिक दृश्य से कम नहीं था, लेकिन फिर भी ये तय था कि कुछ तो है जो हाइट में कम है। कहने का मतलब ये था कि विश्व भर में जो हाइट 4-5-6 फीट 7 फीट जो भी कुछ रहा होगा, लेकिन पहले मानव की जो आइडल हाइट हुआ करती थी, जो आदर्श ऊंचाई होती थी, वो भारत में करीबन 7.5 फीट होती थी। हमारे दादा परदादा की हाइट भी अगर आप पीछे की पूछोगे अपने परिवार से तो 7-7 फीट तक हाइट, 6.5 फीट हाइट रही है। अब जब मानव का समय गुजरना शुरू हुआ, मानव की तकनीक का विकास होना शुरू हुआ, उनका मस्तिष्क बड़ा होने लग गया, मस्तिष्क का भाग बड़ा हुआ, बुद्धि कुशागर हुई, बुद्धि तेज होनी शुरू हो गई। लेकिन एक नुकसान ये भी हुआ कि मानव की हाइट कम होना शुरू हो गई। आज जब हम इस पीढ़ी में पहुँचे हैं तो 5.5-6 फीट की हाइट तक पहुँच चुके हैं। 5.5 फीट की हाइट में मानव आकर ठहर रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ 100 वर्षों के बाद ये हाइट 2-2.5 फीट के आसपास पहुंच ही जाए, 400-500 सालों में या 1000 साल में। और बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी, पहले हमारे दादा परदादा की पीढ़ी के टाइम पर
एक दूसरे जगह पर जाने के लिए यातायात के साधन जो हैं वो भी नहीं थे। ऊंट पे घोड़े पे ही यात्रा करते थे, ज़्यादा साधन नहीं होते थे। उसकी वजह से उन लोगों का आवागमन भी बहुत स्लो था और उन लोगों का एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट नहीं होता था, कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि मोबाइल और टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, वायरलेस वगैरह भी उस समय नहीं होते थे। ऐसे में मानव ने बुद्धि का विकास किया, मानव का बौद्धिक विकास हुआ और टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें तकनीकी के माध्यम से संचारित होने लग गई। आज एक क्लिक में आप वीडियो कॉल में अपने साथी को, अपने चहेते को देख पाते हैं, बात कर पाते हैं। और थोड़े दिन में जो आने वाली टेक्निक है वो 5 से 10 वर्ष के बाद ऐसी तकनीकी भी भारत में आ जाएगी, जब दूसरी साइड में बैठे हुए व्यक्ति को आप टच कर पाएंगे। आपके हाथ में एक ऐसा सेंसर लगाया जाएगा जो आपको इस तकनीक से दूर बैठे व्यक्ति को टच महसूस करवा पाएगा। और इतना ही नहीं, एक ऐसे यंत्र को भी इजाद कर लिया जाएगा जो ना तो आपको हाथ में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कान पे मोबाइल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक छोटा सा यंत्र आपके आंखों के सामने रहेगा और आपके सामने हवा के अंदर आपका पूरा साथी 3D के रूप में दिखने लग जाएगा। आप उसे छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। बस सारा कुछ ये सेंसर के माध्यम से आने वाले दिनों में संभव हो जाएगा। उस समय राघव और नाथा के सामने जो स्थिति थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि राघव और नाथा के समय में कोई फ़ोन नहीं हुआ करता था। ये बात आज से लगभग 55 वर्ष पुरानी है। उस समय कोई फ़ोन, कोई कुछ भी माध्यम नहीं था। ऐसे में हम सोच भी नहीं सकते कि कोई दूसरे ग्रह का मानव भी होता है, क्योंकि रिसर्च पेपर कहीं पे उपलब्ध नहीं थे, लोगों के सामने बातें नहीं थी। तो लोगों के लिए यही था कि ये कोई परग्रही मानव के बारे में ना होकर के ये दानव के विषय का और अग्रसर हो जाता है। यानी ये दानव थे, महामानव थे, मानव के अतिरिक्त कोई, मानव की अलावा कोई योनि थे, इस प्रकार से बातें प्रचलित हो सकती थी। लेकिन मूल सार यही था कि वो मानव नहीं थे, वो उस दौर में भी एलियन थे। अब जिन्हें एलियन कहा जाता है, जिन्हें प्रग्रही जीव कहा जाता है, वो भी भविष्य काल है भारत या किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति का। आज जो कुछ आज अपन यहाँ कर रहे हैं, भविष्य में हम कहाँ थे और भूतकाल में हम कहाँ थे, उस हिसाब से वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल होते हैं। जो आज हम कर रहे हैं, भविष्य में जो होने वाला है वो भी कहीं पे घटित हो रहा है, और जो हम कर चुके हैं वो भूतकाल में भी कहीं घटित हो रहा है। आज जो वर्तमान में हम कर रहे हैं वो वर्तमान में हमारे साथ घटित हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। ऐसे ही एक टाइम मशीन भी किसी व्यक्ति ने बनाया था, जिसके माध्यम से भूतकाल और वर्तमान के अलावा भविष्य काल में भी गमन किया जा सकता था, यात्रा की जा सकती थी। खैर, मैं उस पर नहीं आकर के फिर से राघव और नाथा की बात पर आता हूँ। राघव और नाथा के सामने बैठे हुए व्यक्ति ने, यानी जो महामानव दिख रहे थे, जिनका दिमाग बहुत बड़ा था, केवल क्षमता के हिसाब से ही नहीं बल्कि आकार के हिसाब से भी उनका सर बहुत बड़ा था, आंखें बहुत ही विचित्र थी, उसमें मांस नहीं था और शरीर पे स्किन नहीं थी। आने वाले दौर में मानव का भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, बुद्धि तेज हो जाएगी और मानव की हाइट जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। आने वाले समय में भी ये 2-2.5 फीट पे पहुंच जाएगी। और स्किन जो है हमारी, आज कैंसर तत्व जो हैं हम यूज कर रहे हैं हर साबुन में, हर प्रकार के आप पेस्टिसाइड में, हर प्रकार के आप टूथपेस्ट में, सुबह से लेकर रात तक आप केमिकल के कम से कम 25 से 30 केमिकल प्रयोग करते हैं आम आदमी दैनिक जीवन में। तो स्किन भी धीरे धीरे पतली होती जा रही है और आने वाले दौर में शायद स्किन का भी ऐसा ही कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ राघव और नाथा के सामने एक चेतावनी थी कि इन लोगों से निपटा कैसे जाए। उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति और उनकी तरफ चल के आ रहा था, जो सब कुछ उनके बारे में पहले से बताने के लिए अपने साथियों को संकेत कर रहा था। हो सकता है कि उस व्यक्ति को उन्हीं आदि मानवों ने बुलाया था या उन्हीं महामानवों ने उनको बुलाया था, जिनकी वजह से उन्हीं का वो कोई साथी रहा होगा। उनके पीछे की तरफ एक तस्तरी नुमा यंत्र कोई खड़ा था, ऐसा वाहन जिसके बारे में आज उड़न तस्तरी के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। तो क्या ये महामानव जो आगे की कोई मानव की पीढ़ी थी, उनसे राघव और नाथा का संवाद होना था। जिन महाराज ने उसको वहाँ से प्रकट करके बाहर तो निकाल दिया,
लेकिन वो आवाज़ें क्यों थी? दरअसल उसके पीछे का पटाक्षेप अगले वृतांत में जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन वो औरतें कौन थी जो राघा और नाथा का पीछा कर रही थी? क्योंकि राघा और नाथा दोनों ही विवाहित पुरुष नहीं थे, दोनों ही फक्कड़ संत थे, दोनों ही फक्कड़ तांत्रिक थे, ओघड़ तांत्रिक थे। ऐसे में सवाल ये था कि वो स्त्री शक्ति कौन थी, स्त्रियां कौन थी, उनका पीछा क्यों कर रही थी? राघा और नाथा के सामने जो चीजें थी, क्या वो वास्तव में एलियन ही थे या फिर कुछ और था? राघा और नाथा वहां से बाहर शक्ति से निकल तो गए, लेकिन क्या फिर से फंसेंगे? अगले एपिसोड में आप बहुत सी रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पीछे के वीडियो में आप पुराना वृतांत भी सुन सकते हैं। अगर आप आगे का भाग चाहते हैं तो पार्ट 3 लिख करके हमें कमेंट करें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल, जय माता दी।